एपिसोड 1 कौन था वो। रात के 9 बजे चांद की रोशनी में शिमला शहर बर्फ की चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। ठंड की वजह से पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वही शिमला की एक सड़क पर 2 कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लगभग 19 साल की एक घबराई हुई लड़की सुनसान सड़क पर अकेली चली जा रही थी। तभी उस लड़की ने आगे बढ़ते हुए खुद से कहा, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है। शायद वो ऑटो वाला सही कह रहा था, मुझे इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहते ही वो लड़की और भी तेजी से चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये आवाज सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उस लड़की ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वो चौंक गई और घबराते हुए बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो किसके कदमों की आहट थी। डर और घबराहट की वजह से उसने तुरंत सामने की तरफ देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक चलने के बाद उसे फिर से उन्हीं कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जिससे वो लड़की और भी ज्यादा डर गई और इस बार पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही देर में उन कदमों की आहट तेज हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके एकदम करीब आ चुका है। तभी वो लड़की घबराकर तिरछी नजरों से अपने बाईं तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। तिरछी नजरों से पीछे देखने के बाद भी उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस वक्त डर से उसका गला सूख चुका था। तभी अचानक उस लड़की को सड़क पर अपनी परछाई के ठीक पीछे किसी और की भी परछाई दिखाई दी, जो उसके साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। जमीन पर बनी उस परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुहानी को ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था, इसलिए डर से उसके हाथ पैर फूलने लगे। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही वो लड़की डर से कांप उठी और घबराकर तेजी से आगे चलने लगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वो लड़की आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेज वो परछाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चलते जा रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला था, वैसे ही एक अनजान हाथ ने उस लड़की के दाएं हाथ को कसकर थाम लिया और ऐसा होते ही वो लड़की जोर से चीख पड़ी। उस लड़की ने फौरन अपने दाईं तरफ डरी हुई नजरों से देखा, तो उसे सामने एक लड़का दिखाई दिया, जिसने अब भी उसका हाथ थामा हुआ था। उस लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगी। तो वो लड़का सामने सड़क की तरफ देखते हुए बोला, डरो मत, बस मेरे साथ चलती रहो। उस लड़के की आवाज बहुत गंभीर और शांत थी, जिसे सुनकर वो लड़की बिना कुछ कहे इस अनजान लड़के के साथ आगे बढ़ने लगी। इस लड़के के साथ होने की वजह से उस लड़की को हिम्मत मिल रही थी। तभी आगे बढ़ते हुए उस लड़की ने अपने बाईं तरफ देखा, तो उसे अब वो परछाई कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के आते ही वो परछाई कहाँ चली गई। ये सोचते हुए उस लड़की ने हुडी पहने हुए उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन हुडी की वजह से उसे अभी भी उस लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो घबराई हुई आवाज में बोली, कौन है आप। लड़के ने सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, चुपचाप चलती रहो। उस लड़के का हाथ थामने से लड़की का डर जैसे गायब ही हो गया था। उसे अब किसी भी परछाई के आसपास होने का एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए वो लड़की खामोश हो गई और बिना कुछ कहे सामने देखकर चलने लगी। पैदल चलते हुए कुछ ही देर में वो दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच गए। तभी हुडी पहने हुए उस लड़के ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और सख्त आवाज में बोला, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। ये लड़की उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका सख्त रवैया देखकर वो कुछ भी बोल नहीं पाए और अपने बैग में मोबाइल ढूंढते हुए बोली, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है। मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूँ।
वो लड़की बैग में अपना मोबाइल ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से किसी औरत की आवाज सुनकर वो लड़की घबराकर सामने की ओर देखने लगी। इस वक्त उसके सामने 45 से 50 साल की एक औरत खड़ी थी, जो गुस्से में उसे घूरकर देखे जा रही थी। इसलिए वो लड़की नर्वस होकर जवाब देते हुए बोली, मैम, मैं यहाँ। उस लड़की को यूं अटक अटक के बोलता देख सामने खड़ी वो औरत फिर से गुस्से में बोली, जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। ये सुनते ही उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मैम, मेरा नाम सुहानी शर्मा है। मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है। यहाँ मेरे लिए एक रूम बुक्ड है। वार्डन ने तुरंत उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम इस वक्त अकेले ही यहाँ आ गई? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, नो मैम, मेरे साथ ये कहते हुए सुहानी ने अपने दाईं तरफ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वो हैरान होते हुए बोली, वो लड़का कहाँ गया? वार्डन को सुहानी की ये हरकतें काफी अजीब लग रही थी, इसलिए उसने सुहानी को टोकते हुए पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी ने कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहा, वो लड़का अभी तो यहीं था। तभी वार्डन थोड़ा गुस्से में बोली, कौन सा लड़का? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुहानी ने हिचकिचाकर जवाब देते हुए कहा, जिसके साथ मैं यहाँ तक आई थी, अभी अभी तो वो यहीं खड़ा था। वार्डन ने जवाब देते हुए कहा, जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेले ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। मुझे तो तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक गई और उस लड़के के बारे में सोचते हुए धीमी सी आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ मेरे साथ ही तो आया था। सुहानी को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखकर वार्डन फिर से सख्त आवाज में बोली, काफी देर हो चुकी है। अंदर आ जाओ और याद रहे कि यहाँ रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहना अलाउड नहीं है। वार्डन का गुस्सा देखकर सुहानी ने उससे कोई बहस नहीं की और चुपचाप हॉस्टल के अंदर जाने लगी। लेकिन अंदर जाने से पहले सुहानी ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, आखिर कौन था वो लड़का? ये कहते हुए सुहानी की नज़र एक बार फिर से वार्डन के चेहरे पर पड़ी, जो उसे उसके रूम में जाने का रास्ता बता रही थी। वार्डन का गुस्से वाला चेहरा देखकर सुहानी ने अपनी नज़रें झुका ली और वो अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ ही मिनटों में सुहानी अपने कमरे में जा पहुंची, लेकिन उसे कमरे में और कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की कमरे में आई। वो लड़की दिखने में बिल्कुल टॉम बॉय की तरह लग रही थी। उसने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और उसके कंधे तक के कली बाल थे। उस लड़की ने सुहानी को मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तो तुम हो मेरी नई रूममेट? उसका सवाल सुनते ही सुहानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो वो लड़की आगे बढ़कर सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो, आई एम निशा। सुहानी ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो निशा, आई एम सुहानी शर्मा। सुहानी के इंट्रो देते ही निशा ने उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछा, तुम अभी रूम में क्यों आ रही हो? अब तक कहाँ थी? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, मैं अभी ही हॉस्टल पहुंची हूँ। ये सुनते ही निशा ने हैरान होकर सुहानी को देखते हुए पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ आए हो? सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो निशा ने उससे फिर से सवाल करते हुए कहा, और तुम किस रास्ते से आए हो? सुहानी ने बिना सोचे समझे जवाब देते हुए कहा, पुराने रोड से। ये सुनते ही निशा ने हैरानी से सुहानी की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोली, और तुम अब तक जिंदा भी हो? क्या बात है? ये कहते हुए निशा के चेहरे में एक्साइटमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सुहानी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? निशा ने जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली वो रास्ता बहुत डेंजरस है और रात के वक्त वहाँ बहुत हादसे होते रहते हैं। आई थिंक आज तुम लकी थी, पर हमेशा नहीं रहोगी। दोबारा रात में उस रास्ते से कभी मत जाना। ये सुनकर सुहानी ने क्यूरियस होते हुए कहा, क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? निशा जवाब देते हुए बोली, उस रोड के पास एक कुआं है, जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि वो जगह हॉन्टेड है। सुहानी ने हैरान होते हुए कहा, क्या? क्या सच में ऐसा है?
निशा बेफिक्री से जवाब देते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। वैसे ये बात तो है, लगभग हर सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है, इसलिए तो यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। सुहानी ने थोड़ा डरते हुए पूछा, निशा, क्या तुम्हें वहाँ जाने से डर लगता है? निशा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे इस दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनते ही सुहानी हंसने लगी और वो दोनों यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें करने लगे। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बात करने लगे और यूं ही आधी रात बीत गई। अब निशा भी गुड नाइट कहकर गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन सुहानी की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। बार बार उसके दिमाग में जंगल में मिली उस परछाई और उस हुडी वाले लड़के का ख्याल आ रहा था। और सुहानी खुद से ही सवाल करते हुए बोली, आखिर कौन था वो लड़का? और उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई थी? क्या वो परछाई मुझे मारने आई थी? और अगर वो सच में मुझे मारने आई थी तो उस लड़के ने मुझे क्यों बचाया? काफी देर तक सुहानी यही सब सोच रही थी और फिर उसे भी नींद आ गई। दूसरी तरफ पुराने रोड के किनारे बने कुएं के पास लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक टॉर्च और एक कैमरा था। वो बड़े गौर से उस कुएं के आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो औरत टॉर्च की रोशनी से कुएं को देख ही रही थी, तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजरा। यह एहसास होते ही वो औरत पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद में ही बड़बड़ा कर बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार ही यहाँ लोगों ने किसी आत्मा के होने की झूठी कहानी फैला रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानी बनाकर लोगों को क्या मिलता है। जैसे ही उस औरत की बात पूरी हुई, उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, ये कहानी झूठी नहीं है। ये आवाज सुनते ही उस औरत ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे अब भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार उस औरत को थोड़ा डर लगने लगा और वो घबराते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये आवाज किसकी थी? इस अंधेरे जंगल में उस औरत के अलावा इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवा चलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस औरत ने हिम्मत करते हुए धीमी सी आवाज में खुद से कहा, शायद ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना है, इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि यहाँ कोई है, लेकिन मुझे वो सब बातें भूलकर अपना काम पूरा करना होगा। उस औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे से किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब उसे बहुत क्लियर एहसास होने लगा था कि उसके पीछे जरूर कोई है। साथ ही वहां की हवा में भी ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो औरत अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सामने का नजारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल गए। उसके सामने एक बहुत बड़ा साया था, जो हवा में ऊपर उठा हुआ था। ये नजारा देखकर वो औरत डर से हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम? इस सवाल के बदले में उसे सामने से एक भयानक आवाज ने जवाब देते हुए कहा, तेरी मौत। ये कहते ही वो साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ गया और जंगल में उस औरत के चीखने की आवाज गूंजने लगी। वहीं हॉस्टल में सुहानी अचानक से एक झटके से उठकर अपने बेड पर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगी। शिमला की इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराहट में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी सुहानी ने ध्यान दिया कि वो हॉस्टल में अपने रूम के बेड पर है। ये देखते ही सुहानी ने चैन की सांस ली और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कितना भयानक सपना था। वो औरत, वो साया, सब कुछ कितना भयानक था, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। ये कहते हुए सुहानी अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी और फिर कुछ ही देर में वापस से सो गई।
अगली सुबह सुहानी और निशा तैयार होकर साथ में कॉलेज जाने के लिए हॉस्टल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को वहां पर खड़ी एक लड़की की आवाज सुनाई दी, पता है कल पुरानी रोड पर फिर से एक मर्डर हुआ है। आज सुबह वहां एक और लाश मिली है। उस लड़की की ये बात सुनकर अचानक ही सुहानी के कदम खुद ब खुद रुक गए और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी सुहानी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, पुराने रोड पर औरत की लाश। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने यही तो सपने में देखा था। क्या वो लाश सच में उसी औरत की थी जिसे सुहानी ने सपने में देखा था? या ये था सुहानी का वहम? आखिर कौन था वो लड़का जिसने बचाई थी सुहानी की जान? और क्या है विशिंग वेल का राज? जानने के लिए पढ़िए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी। सुहानी की उलझन। पिछली रात पुरानी रोड पर हुए मर्डर की खबर सुनकर सुहानी सोच में पड़ गई थी कि आखिर उसको रात को आया हुआ सपना सच कैसे हो गया। तभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई सुहानी ने खुद को समझाते हुए कहा, अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, और जहां तक बात है सपने की, तो कल रात निशा ने मुझे विशिंग वेल के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आ गया होगा। वैसे भी निशा ने कहा ही था कि विशिंग वेल के पास अक्सर ही लोगों की लाशें मिलती रहती है। सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी निशा उसे अपने साथ लेकर हॉस्टल की उन लड़कियों के पास चली गई और उनसे सवाल करते हुए बोली, आज वहां किसकी लाश मिली है? तो एक लड़की ने जवाब देते हुए कहा, ये लाश किसी जर्नलिस्ट की है। शायद वो रात को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुराने रोड पर गई थी। उस लड़की की ये बात सुनकर सुहानी को फिर से अपना सपना याद आ गया, क्योंकि उसके सपने में जिस औरत की मौत हुई थी वो भी दिखने में जर्नलिस्ट ही लग रही थी। लेकिन सुहानी ने अपने इन ख्यालों को जानबूझकर इग्नोर कर दिया। तभी निशा उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, देखा मैंने कहा था ना, तुम बहुत लकी हो जो कल रात जिंदा बच गई, वरना आज ये लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। निशा की बात पर सहमत होते हुए सुहानी ने कहा, हाँ, अगर उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज ये लाश मेरी ही होती। सुहानी की ये बात सुनकर निशा ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा लड़का? निशा को यूं हैरान होता देखकर सुहानी घबराकर एकदम चुप हो गई, क्योंकि वो निशा को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। लेकिन सुहानी को खामोश देखकर निशा ने उसे छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है? कल रात जंगल में तुम्हें कोई हीरो मिल गया था क्या? वैसे दिखता कैसा था वो? हैंडसम था या नहीं? और एक मिनट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निशा को यूं खुद को चिढ़ाते देखकर सुहानी बात बदलते हुए बोली, अब कॉलेज चले, टाइम हो गया है। सुहानी की बात सुन निशा ने उसे और परेशान नहीं किया और फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। हिमालय की वादियों के बीच बना सेंट थॉमस कॉलेज इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज था, जहां एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता था। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी काफ़ी इंटेलिजेंट, तभी उन दोनों को यहाँ एडमिशन मिला था। सुहानी ने BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और वो आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। कुछ ही देर में सुहानी और निशा कॉलेज कैंपस में खड़ी थी, तभी कोई पीछे से आकर निशा के कान में बोला, हाय ब्यूटीफुल। ये आवाज सुनते ही निशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसी के उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसे देखते ही निशा ने कहा, विवेक, कहाँ थे तुम? पता भी है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सामने से विवेक ने जवाब देते हुए कहा, अरे आज हॉस्टल से निकलने में देर हो गई। कल रात फिर से विशिंग वेल के पास किसी की मौत हुई है ना, तो हॉस्टल में बहुत सी गॉसिप्स चल रही थी। बस उसी सब में मुझे लेट हो गया। विवेक के आते ही निशा तो जैसे सुहानी को भूल ही गई और विवेक से यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। वहीं पास में खड़ी सुहानी खामोशी से उन दोनों की बातें सुनने लगी। तभी अचानक से सुहानी को एक लड़की की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज कहना क्या चाह रही है। सुहानी ध्यान लगाकर समझने की कोशिश कर रही थी और देखते ही देखते वो उस आवाज की ओर खींची चली गई।
सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनजाने में ही उस आवाज के पीछे खींची चली जा रही है। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी निशा और विवेक से काफी दूर चली गई और कुछ ही देर में वो कॉलेज के पीछे एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। इस जगह पर कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी जिस जगह पर जाकर रुकी थी वहां उसके ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत से लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़े गौर से देख रही थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज इस पेड़ से ही आ रही थी। ये सोचकर सुहानी उस पेड़ के और करीब जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और सुहानी के कदम अचानक से रुक गए। किसी के हाथ पकड़ने के एहसास से सुहानी को जैसे होश आया और वो खुद को इस अनजान जगह पर देखकर हैरान रह गई। सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तक बेहोश थी और उसे अभी अभी होश आया हो। सुहानी कंफ्यूज होकर अपने आसपास देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में निशा की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से निशा की आवाज सुनकर सुहानी घबरा गई और बिना कोई जवाब दिए पीछे मुड़कर उसे गौर से देखने लगी। सुहानी को इस वक्त खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ पहुंची कैसे। वो ये सोच ही रही थी कि तभी निशा ने उसे वार्न करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है। निशा के मुंह से ये हॉन्टेड वाली बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान हो गई। तभी निशा ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, कुछ महीनों पहले एक लड़की ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थी, इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और अब इस तरफ सभी स्टूडेंट्स का आना मना है। निशा के इतना कुछ कहने पर भी सुहानी ने शौक की वजह से कोई जवाब नहीं दिया और वो समझने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था और उसे किसकी आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर से सुहानी को परेशान होते देखकर निशा ने टॉपिक बदलते हुए कहा, खैर छोड़ो, मीट विवेक, माय बॉयफ्रेंड। निशा के ये कहने पर सुहानी ने विवेक को देखा तो विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सुहानी। विवेक के हेलो बोलते ही सुहानी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और इसके बाद निशा सुहानी को लेकर वहां से कॉलेज के मेन ग्राउंड की तरफ चली गई। सुहानी के उस पेड़ के सामने से जाते ही वहां ठंडी हवाएं चलने लगी और तेज हवा की वजह से बरगद के पेड़ की पत्तियां भी तेज तेज हिलने लगी। दूसरी तरफ कॉलेज में आज हर जगह कल रात हुए मर्डर की बात हो रही थी। तभी निशा और सुहानी के पास में खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से बोली, मैंने सुना है वो जर्नलिस्ट कुछ टाइम पहले कॉलेज भी आई थी। इस पर दूसरी लड़की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, और वो उस विशिंग वेल के बारे में पूछ रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी ने निशा की तरफ देखते हुए पूछा, निशा, क्या तुमको पता है उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? निशा उसके सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि तभी विवेक बीच में ही जवाब देते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं से जो भी मांगो वो मिल जाता है, इसलिए यहाँ के लोग उसे विशिंग वेल कहते हैं। तभी निशा ने विवेक की बात को पूरा करते हुए कहा, हाँ, इस विशिंग वेल से सब कुछ मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा हो। पता है, लोग कहते हैं कि वहां सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विश पूरी करती है। कुछ सोचते हुए निशा ने आगे कहा, पता नहीं वहां विश पूरी होती है या नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। कम से कम शिमला के लोग तो बिल्कुल नहीं जाते। सुहानी को विशिंग वेल की ये पूरी कहानी काफी दिलचस्प लग रही थी। वो इस बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन अब निशा उसे क्लास में चलने के लिए कहने लगी। तो सुहानी, निशा और विवेक एक साथ क्लास की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी एक BMW कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकी। उस कार के वहां आते ही कॉलेज कैंपस में बिल्कुल खामोशी छा गई। वहीं निशा और विवेक भी सुहानी के साथ अपनी ही जगह पर रुक गए। अब वहां हर किसी की नज़र उस कार पर ही थी। तभी उस कार के अंदर से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर निकली। उस औरत की उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लड़के तो दूर लड़कियां भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वो औरत कार से उतरकर सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगी।
तभी वो चलते हुए एकदम सुहानी के पास से गुजरी और उसे एक नज़र घूर कर देखते हुए आगे बढ़ गई। उस औरत का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वहां खड़ा कोई इंसान जोर से सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहीं उस औरत को देखकर सुहानी को भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी वहां पास में खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से बोली, आ गई मैडम फिर से। तो दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, आए भी क्यों ना, कल ही तो पुराने रोड पर एक मर्डर हुआ है। उन लड़कियों की बात सुनकर सुहानी फिर से सवालिया नजरों से निशा की तरफ देखने लगी। लेकिन तभी विवेक सुहानी के डाउट को खत्म करने के लिए उसे अभी अभी कॉलेज आई उस औरत के बारे में बताते हुए बोला, ये हमारे कॉलेज की एक ट्रस्टी है, मिस पद्मिनी सिंघानिया। ये बहुत अजीब है। कुछ लोगों को लगता है कि पद्मिनी मैम शहर में सिर्फ तभी दिखाई देती है जब विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता है। इससे पहले कि विवेक की बात सुनकर सुहानी फिर से कोई सवाल करती, निशा उसे और विवेक को हाथ पकड़कर क्लास के अंदर लेकर चली गई। शाम के वक्त सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी और निशा सुहानी के साथ पैदल ही हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उनके सामने एक कार आकर रुकी। अचानक से किसी का कार से उनका रास्ता रोकना उन्हें बहुत अजीब लगा और ये देखकर निशा और सुहानी काफी हैरान हो गए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो कार पद्मिनी सिंघानिया की थी। तभी अचानक से पद्मिनी सिंघानिया कार से बाहर निकली और सुहानी के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। पद्मिनी के करीब आने पर सुहानी को फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगी जो उसे सुबह महसूस हुई थी। तभी सुहानी के करीब आकर पद्मिनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बेवजह अनजानी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पद्मिनी ये सब बोल रही थी और सुहानी हैरानी से उसकी आंखों में देखे जा रही थी। पद्मिनी की काली गहरी आंखों को देखकर सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वहीं सुहानी के बगल में खड़ी निशा भी खामोशी से उसे देखती रही, लेकिन पद्मिनी ने निशा की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और वापस अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। पद्मिनी के वहां से जाते ही निशा ने हैरान होते हुए कहा, ये अभी अभी क्या बकवास करके गई। उस जाती हुई कार को देखकर सुहानी भी कंफ्यूज होते हुए बोली, वही तो मैं भी सोच रही हूं कि ये क्या बकवास कर रही थी। रात के 3 बजे शहर में चारों तरफ खामोशी थी और अंधेरी रात में पेड़ के पत्तों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। उसी बीच पुरानी रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चलते हुए जा रहा था। उस लड़के ने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो इसी तरह आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे पीछे से गुस्से से भरी एक भयानक आवाज सुनाई दी। क्यों बचाया उसे? वो आवाज सुनकर उस लड़के की आंखें और भी गहरी हो गई और वो पीछे मुड़कर सामने खड़े साये को गौर से देखने लगा। उसके सामने अब वही साया था जिसने कल रात सुहानी को मारने की कोशिश की थी और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को उस साये से बचाया था। तभी वो लड़का गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोला, बंद करो मासूम लोगों की जान लेना। तो वो साया आगे बढ़कर उस लड़के के बहुत करीब आकर खड़े हो गया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। ये सुनकर उस लड़के ने गुस्से में उस साये को घूरकर देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। लड़के के जाने के बाद उस साये से अपनी फुसफुसाने वाली आवाज में कहा, कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए कल तुम मेरे खिलाफ चले गए? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नज़र में आ गई है और अब तुम उसे बचा नहीं पाओगे। दूसरी तरफ निशा और सुहानी अपने रूम में आराम से सो रही थी। रूम में एक डीम लाइट जली होने की वजह से कमरे में हल्की रोशनी थी। तभी अचानक से सुहानी के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज में बहुत दर्द था। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज किसी से मदद मांग रही हो। वो आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल गई और वो फौरन अपने बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा, जहां निशा गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर सुहानी खुद से ही बोली, वो आवाज, क्या मैं फिर से सपना देख रही थी?
कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद सुहानी ने उस आवाज को इग्नोर कर दिया और साइड टेबल से एक बोतल उठाकर पानी पीने लगी। इस वक्त रूम के अंदर एकदम खामोशी थी। तभी अचानक से रूम की खिड़की अपने आप खुल गई और उसकी आवाज सुनकर सुहानी उस खिड़की की तरफ देखने लगी। तेज हवा की वजह से खिड़की आगे पीछे होने लगी, तो सुहानी ने उठकर खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के बंद होते ही सुहानी के कान में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सुहानी। ये आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से खुली आंखों से ही गहरी नींद में सो गई हो। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आए और सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़कर उस ओर बढ़ने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो आवाज सुहानी के दिलो दिमाग में गूंज रही थी, जिस तक पहुंचना उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा था। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी रूम से बाहर आ गई और उसने बेहोशी में ही हॉस्टल का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सुहानी होश में आ गई। वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे। सुहानी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई दी, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? आखिर क्या हो रहा था सुहानी के साथ? और किसकी थी वो आवाज? कौन है वो लड़का जिसने बचाई थी सुहानी की जान? और क्या है उसका इस विशिंग वेल के साए से रिश्ता? जानने के लिए पढ़िए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी। कॉलेज में कौन आया? आधी रात को सुहानी को सुनाई दी एक अनजानी आवाज, जिसकी वजह से सुहानी को होने लगी बेहोशी और वो खुली आंखों से जा पहुंची हॉस्टल का दरवाजा खोलने। लेकिन तभी किसी ने पकड़ लिया उसका हाथ और सुहानी को आ गया होश। सुहानी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने हॉस्टल वार्डन खड़ी थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि वो अपने रूम से यहाँ तक कैसे आ गई। वही वार्डन गुस्से से सुहानी को घूर रही थी। वार्डन को इस तरह गुस्से में खुद को घूरता देखकर सुहानी घबरा गई और हकलाते हुए बोली, मैम वो मैं। सुहानी इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। तभी हॉस्टल वार्डन ने सुहानी को डांटते हुए कहा, तुम लड़कियों को एक बात समझ नहीं आती क्या? इतनी रात को छुपकर कहाँ जा रही थी तुम? सुहानी को समझ नहीं रहा था कि वो वार्डन से क्या कहे, इसलिए उसने घबराते हुए कहा, मैम मैं कहीं नहीं जा रही थी। मैंने तो वो आवाज सुनी और फिर। ये कहते हुए सुहानी ने अपने सिर पर हाथ रख दिया और वो परेशान होते हुए बोली, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल गए और वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वार्डन की बात सुनकर सुहानी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और सुहानी के जाते ही वार्डन परेशान होते हुए बड़बड़ाकर बोली, इस लड़की के साथ भी वही हो रहा है जो कुछ वक्त पहले सृष्टि के साथ हुआ था। कहीं इसका भी वही अंजाम तो नहीं होने वाला जो सृष्टि का हुआ था। दूसरी तरफ सुहानी अपने कमरे में आकर सो गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा होकर उसे ही देख रहा है। अगली सुबह निशा और सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिससे सुहानी की नींद खुल गई और उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। उसके सामने दरवाजे पर वार्डन खड़ी थी। इससे पहले सुहानी कुछ कहती, वार्डन ने उसे इन्फॉर्म करते हुए कहा, सुहानी, तुमसे कोई मिलने आया है, जल्दी से नीचे आ जाओ। वार्डन की बात सुनकर सुहानी ने कंफ्यूज होते हुए धीमी सी आवाज में कहा, यहाँ मुझसे मिलने कौन आ गया? शिमला में तो कोई भी मेरी पहचान वाला नहीं रहता। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वार्डन ने फिर से कहा, जल्दी से नीचे आ जाओ। ये कहकर वो वहां से चली गई और सुहानी भी वार्डन के पीछे पीछे रिसेप्शन एरिया में आ गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके सामने कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस को देखकर सुहानी चौंक गई, लेकिन तभी उनमें से एक इंस्पेक्टर ने सुहानी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपका ही नाम सुहानी शर्मा है?
ये सवाल सुनकर सुहानी ने घबराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया तो इंस्पेक्टर आगे बोले, कल पुरानी रोड के पास हमें एक लाश हमें मिली थी। क्राइम लोकेशन के पास हमें आपका ये ID भी कार्ड मिला है। जरा चेक कीजिए, ये आपका ही है ना? और अगर आपका ही है तो ये वहाँ कैसे पहुँचा? क्या आप हमें बता सकती है कि परसों रात को आप कहाँ थी? इंस्पेक्टर की आंखों में सुहानी के लिए साफ साफ शक दिखाई दे रहा था, लेकिन सुहानी इससे जरा भी नहीं डरी और नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए बोली, सर, मैं परसों रात उसी पुराने रोड से हॉस्टल आई थी, इसलिए शायद रास्ते में ये ID कार्ड गिर गया होगा। परसों रात 9:30 बजे से मैं हॉस्टल में ही थी। आप चाहे तो वार्डन मैम से पूछ लीजिए। इस पर वार्डन ने भी सुहानी का साथ देते हुए इंस्पेक्टर से कहा, सर, सुहानी सच कह रही है। परसों रात 9:30 बजे से पूरी रात ये इसी हॉस्टल में ही थी। वार्डन की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सुहानी की ओर देखते हुए कहा, कल रात जब आप पुराने रोड से आ रही थी तो क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया था? कुछ देर सोचने के बाद सुहानी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी अजीब नोटिस नहीं किया। सुहानी अच्छे से जानती थी कि उस रात जो भी उसने पुरानी रोड पर देखा था, उस बात पर कोई भी उसका भरोसा नहीं करेगा, इसलिए सुहानी ने वो बातें पुलिस से शेयर नहीं की और इंस्पेक्टर के पास सुहानी पर शक करने की कोई वजह ही नहीं बची, इसलिए वो थोड़ी पूछताछ करके वहां से चले गए। कुछ देर बाद सुहानी निशा के साथ कॉलेज जा पहुंची थी। क्लास स्टार्ट होने में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए सुहानी, निशा और विवेक पार्किंग के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी ब्लैक कलर की एक बड़ी सी कार कैंपस में आकर रुकी और सभी की नज़र उस कार पर जाकर रुक गई। तभी कार में से एक लड़का बाहर निकला, जिसने ब्लू जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार थी कि कोई भी उसे एक बार देख ले तो अपनी नज़रें उससे हटा ही ना पाए। पूरे कॉलेज की नज़र उस लड़के पर ही थमी हुई थी। सुहानी, निशा और विवेक भी उसे ही देखे जा रहे थे। लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगी, लेकिन निशा थी कि उस लड़के को देखकर जरा भी खुश नहीं थी। तभी सुहानी ने निशा से पूछा, निशा, ये लड़का कौन है? निशा मुंह बनाते हुए बोली, इस पर तुम ध्यान ना दो सुहानी, तो ही अच्छा है। निशा का सीधे जवाब ना देने पर विवेक ने सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है, युवराज दीवान। इनके पापा यशवंत दीवान हमारे कॉलेज के ट्रस्टी है। वैसे तो युवराज सर एक बिजनेसमैन है, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसलिए यहाँ क्लासेस लेने आ जाते हैं। ये सुनते ही सुहानी ने विवेक से पूछा, लेकिन निशा, युवराज सर से इतना क्यों चिढ़ रही है? सुहानी के इस सवाल पर निशा गुस्से में भड़कते हुए बोली, अब क्लास अटेंड कर लें, या तुम दोनों को बकवास ही करनी है? निशा को यूं गुस्सा करते देखकर विवेक और सुहानी ने आगे और कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और वो निशा के साथ कॉलेज के अंदर चले गए। सुहानी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी, इसलिए वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। क्लास में सुहानी, निशा और विवेक बाकी स्टूडेंट्स के साथ जाकर बैठ गए। क्लास में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। तभी कुछ ही देर बाद वहां किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उस आहट को सुनकर सभी स्टूडेंट्स नर्वस हो गए। सुहानी को ये देखकर काफी अजीब लगा तो वो पास बैठी निशा की ओर देखने लगी, जो इस वक्त काफी नाराज लग रही थी। इसलिए सुहानी ने निशा से कुछ नहीं कहा और पास में बैठे विवेक की तरफ झुकते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? सब इतने घबराए हुए क्यों है? विवेक ने भी तुरंत धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए तो अगले 1 घंटे तक बिल्कुल खामोश रहना। सुहानी को विवेक की बात समझ नहीं आए और वो कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन क्यों? इससे पहले विवेक इस बात का जवाब देता, क्लासरूम में किसी की एंट्री हुई। सुहानी ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे सामने युवराज दीवान खड़ा हुआ दिखाई दिया। युवराज अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए क्लासरूम के अंदर एंटर हुआ। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल शांत और गहरी दिखाई दे रही थी।
युवराज के आते ही सभी स्टूडेंट्स उठकर खड़े हो गए और तभी युवराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सीट डाउन प्लीज। जैसे ही सुहानी ने युवराज की आवाज सुनी, वो शॉक्ड रह गई और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगी। युवराज की तरफ देखते हुए उसने अपने मन में कहा, युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुरानी रोड पर मुझे उस साए से बचाया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुहानी ये सब सोचते हुए ध्यान से युवराज को ही देखे जा रही थी क्योंकि युवराज की हाइट और फिजिक बिल्कुल उस हुडी पहने हुए लड़के के जैसी ही लग रही थी। सुहानी ने एक बार फिर से हैरान होते हुए खुद से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर आधी रात को उस हॉन्टेड प्लेस पर क्यों जाएंगे? सुहानी युवराज को एकटक देखते हुए यही सब सोच रही थी कि तभी युवराज स्ट्रिक्ट आवाज में चिल्लाते हुए बोला, ये क्लास स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है। जिन्हें अपने ख्यालों में खोए रहना है, वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि युवराज ने ये सब सुहानी के लिए ही कहा था। वहीं सुहानी युवराज से अपनी नजरें हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान देने लगी और युवराज ने अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर दिया। युवराज क्लास में लेक्चर दे रहा था और सुहानी बीच बीच में नजरें चुराकर उसे ही देखे जा रही थी। वो चाहकर भी ना अपने ख्यालों को रोक पा रही थी और ना ही युवराज से अपनी नजरें हटा पा रही थी। वहीं युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन इसमें वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी अचानक से सुहानी को वही आवाज सुनाई देने लगी जो उसे कल देर रात सुनाई दे रही थी। मेरी मदद करो, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। प्लीज हेल्प मी। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस आवाज में आज भी उतना ही दर्द था जितना कि कल रात को था। जैसे ही सुहानी को वो आवाज सुनाई दी, अचानक से युवराज पढ़ाते पढ़ाते खामोश हो गया और कुछ देर तक एक ही जगह पर खामोश खड़े रहा। कुछ देर बाद युवराज को याद आई कि वो क्लास में है और वो बिना कुछ कहे बीच में ही क्लास छोड़कर वहां से चला गया। सुहानी को ये सब काफी अजीब लग रहा था, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स युवराज के इस एरोगेंट बिहेवियर से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा। तभी सुहानी ने कंफ्यूज होते हुए खुद से कहा, वो आवाज आते ही युवराज सर खामोश क्यों हो गए? क्या उन्हें भी वो आवाज सुनाई दी थी? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज आते ही उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो सोच में पड़ गई थी कि ये सब सच है या उसका कोई वहम। रात का वक्त, निशा और सुहानी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों के सामने डिनर रखा हुआ था, लेकिन निशा कुछ खा नहीं रही थी। वो अब भी काफी गुस्से में लग रही थी। निशा को ऐसे देखकर सुहानी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या हुआ मैडम, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? विवेक से लड़ाई हो गई क्या? ये सुनकर निशा ने सुहानी को गुस्से से एक नजर देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। निशा का ऐसा बिहेवियर देखकर सुहानी समझ गई कि जरूर कोई सीरियस बात है। इसलिए उसने सीरियस टोन में पूछा, क्या बात है निशा? तुम मुझे बता सकती हो? तो निशा ने चिढ़ते हुए कहा, वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूं ना, मेरा खून खौल जाता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? ये सुनकर सुहानी ने क्यूरियस होते हुए पूछा, यार क्या बात है? तुम उनसे इतना गुस्सा क्यों हो? निशा ने तुरंत एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी। उसका नाम सृष्टि था, जो अब मर चुकी है। पता है उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि यही युवराज दीवान है। सुहानी ये सुनकर शॉक्ड होते हुए बोली, युवराज सर? लेकिन कैसे? वो किसी की मौत के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? निशा आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी हॉस्टल की लाइट्स चली गई और मेस में बैठी सारी लड़कियां एक साथ चिल्लाते हुए बोली, अरे अब लाइट को क्या हो गया? ये भूतिया जगह कम है क्या डराने के लिए? जो अंधेरा भी आ गया। तभी वार्डन वहां आकर लड़कियों को शांत कराते हुए बोली, तुम सब शांत हो जाओ। मैं रघु से कहती हूँ लाइट चेक करने के लिए। सुहानी को अब भी युवराज और सृष्टि से जुड़ी पूरी बात जाननी थी, इसलिए उसने निशा से कहा, निशा प्लीज मुझे पूरी बात तो बताओ। लेकिन निशा ने उसे टालते हुए कहा, फिर कभी यार, आज मूड ठीक नहीं है और देखना लाइट भी चली गई है। सुहानी आज ही पूरी बात जानना चाहती थी,
लेकिन उसने निशा के खराब मूड को देखकर उसे फोर्स नहीं करा। डिनर के बाद निशा और सुहानी अपने रूम में आ गए और कुछ ही देर में निशा गहरी नींद में सो गई, लेकिन सुहानी बेड पर लेटे हुए सीलिंग को घूरकर देख रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में निशा की कही हुई बातें ही रिपीटेशन में चल रही थी कि सृष्टि की मौत का जिम्मेदार युवराज दीवान है। ये सोचते हुए सुहानी खुद से बोली, अगर मैं सही हूं तो उस रात युवराज सर ने ही मुझे उस साए से बचाया था जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। तो फिर वो किसी के मौत की वजह कैसे हो सकते हैं? और आज वो ऐसे अचानक क्लास से चले क्यों गए? क्या वो भी उन आवाज़ों को सुन सकते हैं जो मुझे सुनाई देती है? सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने कमरे की खिड़की पर गई और एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। पहले तो वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके वो उठते हुए धीरे धीरे खिड़की की तरफ जाने लगी। खिड़की के पास पहुंचते ही उसने बाहर की तरफ देखा जहां इस वक्त कोई भी नहीं था। तो सुहानी ने बाहर की ओर देखते हुए खुद से कहा, शायद ये मेरा वहम था। ये कहकर उसने खिड़की को बंद कर दिया और वापस अपने बेड पर आकर सो गई। लेकिन अभी भी खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था, जो एकटक सुहानी को ही देखे जा रहा था। आखिर कौन था वो आदमी? और वो क्यों रख रहा था इतनी रात को सुहानी पर नजर? क्या युवराज भी उन आवाज़ों को सुन सकता था? और क्या सच में युवराज ही था सृष्टि की मौत की वजह?